हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स की बात की थी और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी बात की थी। क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में ही मेनली पढ़ना है, तो पहले हम बात कर लेंगे कि कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, हमारे सिलेबस में जो 7 या 8 तरह के वेक्टर्स हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम नेगेटिव वेक्टर से। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो इसके नाम से ही आपको इसका मतलब पता गया, लग चुका होगा या लग गया होगा कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर, पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे। क्योंकि एक बार आपको मतलब पता लग जाएगा तो डेफिनेशन लिखना या समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो नेगेटिव वेक्टर की बात की जा रही है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए आपने इधर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो इसको मैं एक वेक्टर का नाम देता हूं। ये वेक्टर हो गया F1। तो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया इधर को, तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये एक वेक्टर है, क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और इसकी ये डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इससे पहले वाला पार्ट एक बार जरूर देखें, और उस पार्ट का लिंक आपको इस पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात क्या कर रहे थे हम कि ये आपका एक F1 फोर्स वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये रही। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये F2 हो गया। इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, लेकिन F1 फोर्स की डायरेक्शन इधर है और F2 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर है। तो दोनों वेक्टर्स में किसका फर्क है? सिर्फ डायरेक्शन को लेकर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक किधर तो एक की इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका ऊपर की तरफ ऐसे है P वेक्टर, और नीचे की तरफ एक वेक्टर है Q वेक्टर। जब वेक्टर के को बताने के लिए ऊपर हमें क्या लगाते हैं? ये एरो सी लगा देते हैं ताकि पता लग जाए कि जो ये P हमारी क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। P और Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। P ऊपर जा रहा है और Q नीचे जा रहा है। इसमें भी यही था, F1 इधर है, F2 इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यही तो होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। F1 का नेगेटिव वेक्टर F2 है ना, इसका नेगेटिव, इसका उल्टा ही पड़ रहा है। और F2 का उल्टा कौन पड़ रहा है? F1 पड़ रहा है कि F2 अगर इधर है तो F1 इधर है, तो F2 का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ऐसे ही P वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? Q। और Q का नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि Q इधर है तो P इसके उल्टी तरफ है, तो Q का उल्टा वेक्टर कौन है? P है। तो P का नेगेटिव वेक्टर Q का नेगेटिव वेक्टर P कहा जा सकता है। चलिए अब नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या बनेगा, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर आपको पहले गिवन होगा, जैसे मान लीजिए F1, तो F1 का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? F2। तो यानी कि किसी एक दिए हुए वेक्टर का ही नेगेटिव वेक्टर होगा। तो इसीलिए नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अनदर वेक्टर, एक और वेक्टर होगा which has same magnitude as that of given vector।
आपने क्या देखा, नेगेटिव वेक्टर जो होता है, मान लीजिए F1 का नेगेटिव वेक्टर F2 है, तो जो F2 नेगेटिव वेक्टर F1 का, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि F2 एक दिए हुए वेक्टर का एक दूसरा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, तो है सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, बट ड्रॉन इन या बट इट्स डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। यानी कि दिए हुए वेक्टर के ऑपोजिट में नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन। तो याद करना आसान है ना, नेगेटिव वेक्टर किसी एक दिए हुए वेक्टर का एक और वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था नेगेटिव वेक्टर। चलिए अगले वेक्टर की तरफ चलते हैं। अगला वेक्टर है आपका इक्वल वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर से पहले नेगेटिव वेक्टर के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसी आपका पी वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, आप चाहें तो इसका नेगेटिव वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी। तो पी का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस पी। माइनस का मतलब बस इसके ऑपोजिट हो गया ना वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम रहता है। चलिए, तो अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, फिर से एक एग्जांपल, मान लीजिए आपने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने भी इधर ही 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो दोनों ने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम 10 न्यूटन। आपने इस तरफ फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने भी इसी तरफ फोर्स लगाया, तो इस तरह से दोनों फोर्सेस क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए ये वेक्टर्स क्या हुए, इक्वल वेक्टर्स हुए। तो मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, और वेक्टर है इसीलिए इसके ऊपर हम ये एरो बनाएंगे। तो ये P वेक्टर यानी कि 10 न्यूटन फोर्स जो इधर को लगाया है उसे मैं P वेक्टर कह रहा हूं, और 10 न्यूटन फोर्स जो इधर को लगाया है उससे मैं Q वेक्टर कह रहा हूं। तो यहां आपने देखा P इज इक्वल टू P वेक्टर Q वेक्टर की क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक आर वेक्टर है ऐसे, इसका नाम मैंने आर वेक्टर रख दिया है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ पी और आर वेक्टर इक्वल है, नहीं इक्वल है, पी और आर वेक्टर इक्वल नहीं है। ऐसी आपसे पूछे कोई क्यू और आर वेक्टर्स क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो भले से सेम है दोनों का, देखिए 10 न्यूटन, या फिर इन दोनों को देखिए 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, पी की इधर तो आर की इधर, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए इक्वल वेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, बहुत काम आएगा आगे आपके। तो हम बात करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर की।
यूनिट मीन्स क्या होता है? 1। अब मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इधर को 10 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन तो आपको नजर आ ही रही है। इस वेक्टर को मैं क्या नाम रख देता हूं? पी वेक्टर है ये। तो पी नाम का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और डायरेक्शन ये रही। मैंने यहां पे एक ऐसा बनाया छोटा सा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, इसे मैं पी कैप ऐसे लिख रहा हूं। ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर एरो ना बनाकर मैंने ये कैप झोपड़ी सी बना दी है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन पी की थी वही डायरेक्शन इसकी भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऊपर की तरफ एक वेक्टर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर से लिख रहा हूं। यहां नहीं बनाते ना, यहां बनाते हैं। तो इस बार आपके पास एक और वेक्टर है आर वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 16 न्यूटन। ये आर वेक्टर है। और एक और वेक्टर मैंने बनाया ऊपर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, और इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे कैप बना रहा हूं, है ये भी वेक्टर ही। तो इसमें इन दोनों में आपने क्या देखा कि अगर एक वेक्टर इधर है और उसके उसी की डायरेक्शन हमने एक और वेक्टर बना दिया है, बस फर्क ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 था, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। एक वेक्टर ऊपर की तरफ है तो हमने एक और वेक्टर ऊपर की तरफ ही बनाया है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन था, तो इसका कितना कर दिया हमने? 1 न्यूटन कर दिया। तो ये जो वेक्टर है ना, ये कैप वाला, ये यूनिट वेक्टर है। ये किसका यूनिट वेक्टर है? इसका यूनिट वेक्टर है। और ये पी कैप जो है वो इसका यूनिट वेक्टर है। क्यों? यूनिट मींस मैंने आपको क्या बोला? 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है, इसीलिए ये क्या है? 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। 1 मैग्नीट्यूड का मतलब यूनिट। इसीलिए आर कैप वाले को या पी कैप वाले को क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन, यूनिट ये इसके बारे में लिखते हैं जरा। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट का होगा, 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो ये आर कैप इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर कैप का? इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसीलिए इसे इसका यूनिट वेक्टर कहा गया है। तो यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन जो आपका गिवन वेक्टर है उसके अलोंग ही होती है। जैसे ये गिवन वेक्टर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर को ही होगी। तो एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जो भी यूनिट वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। तो ये पी वेक्टर है, अगर पी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इस पी का मतलब एक सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसमें। और इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मतलब ये वेक्टर है और ये वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू। तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाता है? उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। साथ ही देखिए अगर इसे यहां भेज दें हम, तो ये P यहाँ पे यानी कि जो वेक्टर था हमारा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे डिवाइड में है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो P कैप इज इक्वल टू P
पी वेक्टर। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी जो वेक्टर है उस वेक्टर को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यूनिट वेक्टर्स को लेकर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? अब तक आपको पता लग चुका होगा कि यूनिट वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप सा बना होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके ऊपर कैप लगा हुआ है तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप ही क्यों? ए कैप, बी कैप, सी कैप क्यों नहीं? देखिए, आई कैप, जे कैप और के कैप कौन से वेक्टर्स हैं, पहले ही समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, इधर को एक्स एक्सिस, और एक्स पर आपके पास यहां पे वैल्यू है, मान लीजिए यहां तक 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर मान लेते चलिए इधर को। तो ये एक वेक्टर है, क्यों? क्योंकि एक तो मैग्नीट्यूड है इधर को 8 मीटर और डायरेक्शन है कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका, इस वेक्टर का, इस 8 मीटर वाले वेक्टर का, इसको क्या नाम दें? इसको नाम दे देते हैं हम 8 मीटर वाले वेक्टर को आर वेक्टर। अब अगर यहां से लेके सिर्फ यहां तक 1 मीटर होता है, मान लीजिए कितना मीटर? सिर्फ 1 मीटर, और डायरेक्शन वही है इधर कोई, तो इस 1 मीटर मैग्नीट्यूड मैंने कितना कर दिया? पहले 8 मीटर हुआ करता था ये, यहां तक एक्स एक्सिस है ये, तो इस एक्स एक्सिस पर यहां तक पहले 8 मीटर हुआ करता था। अब मैग्नीट्यूड मैंने कितना कर दिया? 1 मीटर। डायरेक्शन अभी भी यही है। तो जो ये वाला वेक्टर है छोटा सा, ये वाला, ये वेक्टर क्या हुआ? इस 8 मीटर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन इस दिए हुए वेक्टर की तरफ ही है। तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उससे हम बोल देते हैं आई कैप। तो ये हो गया आई कैप। आया समझ आई कैप क्या है? तो आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसी बात करते हैं वाई एक्सिस की। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर मान लेते हैं एक वेक्टर है इधर को ऊपर तक, यहां तक। ये वाई एक्सिस आपका, यहां पे मैं वाई लिख देता हूं। तो ये एक वेक्टर है वाई एक्सिस पे, और ये कितना है? मान लीजिए 8 मीटर है फिर से। तो 8 मीटर ऊपर की तरफ एक वेक्टर है, तो मैंने एक और वेक्टर बनाया ऊपर की तरफ ही, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रख दिया? 1 मीटर। तो जो ये 1 मीटर वाला वेक्टर है इतना बड़ा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इस दिए हुए वेक्टर 8 मीटर वाले के साथ ही है, ऊपर की तरफ ही है। तो ये वाला वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ। तो ये y की तरफ है यूनिट वेक्टर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? जे कैप। मान लीजिए आपकी एक्स जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस की तरफ ऐसे को एक वेक्टर है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 11 मीटर, और जेड एक्सिस की तरफ ही 1 मीटर की दूरी तक जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो इस 11 मीटर वाले वेक्टर का क्या होगा? यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर जो अलोंग जेड एक्सिस होता है उसे हम कहते हैं के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या हुए? आई कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप, सॉरी जे कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए मुझे एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर इधर को, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। यहां पे जो मैंने मिटा दिया था थोड़ा सा इससे पहले, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का यूनिट वेक्टर। याद कीजिए, मैं यहाँ पे रब किया था थोड़ी देर पहले, 2 या 3 मिनट पहले। तो कोई वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है? उसका मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। तो मुझे एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड है
10 मीटर और डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। तो 10 आई कैप हो गया ना। तो इधर वाला जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना मैं बोल रहा हूँ, 10 यूनिट्स बोल रहा हूँ। चलिए मीटर सेंटीमीटर ना लिखकर यूनिट्स लिख देते हैं, 10 यूनिट्स इसका वेक्टर है, हाँ मैग्नीट्यूड है इधर को। तो जो ये पूरा वेक्टर होगा इसे हम कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में इधर को यूनिट वेक्टर। ऐसे मान लीजिए ऊपर की तरफ एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड है 16 यूनिट्स। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड है 16 यूनिट्स। तो 16 उसका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लगा देंगे, जे कैप। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही जेड एक्सिस की तरफ एक वेक्टर है ऐसे को, जिसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 13 यूनिट्स। तो मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 13 यूनिट्स है और साथ में इधर की तरफ जिस तरफ वो वेक्टर है उस तरफ का यूनिट वेक्टर कौन सा है, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस यूनिट वेक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऐसे लिखा हो 3 4 5, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ 3 है, 3 यूनिट्स है मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस की तरफ 4 है और जेड एक्सिस की तरफ कितना है, 5 है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर बनेगा उसे कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 3, और वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लिखना होता है, इसकी यूनिट वेक्टर। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर हो गया। वाई एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो गया, जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, इनको प्लस कर देंगे आप ऐसे। तो इस तरह से आपका एक पोजीशन वेक्टर तैयार हो जाता है। आगे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के बारे में लगभग चीजें कंप्लीट हो गई हैं। सारा ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाले हैं। अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। अब क्या करेंगे हम, तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये था आपका लगभग टॉपिक जो यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना था, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगला वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये कौन से वेक्टर्स होते हैं, ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर निकला ए, यहां से एक वेक्टर निकला बी, यहां से एक वेक्टर निकला सी। तो इनमें क्या कॉमन पॉइंट है, आपने ये देखा कि ये सभी लोग को का मतलब एक साथ या एक ही है, इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। ए भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और सी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल मतलब स्टार्ट होना, को मतलब सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही जगह से सब स्टार्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स, क्योंकि अकेला एक वेक्टर तो को इनिशियल हो नहीं सकता, कम से कम 2 तो होने पड़ेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग
सेम स्टार्टिंग पॉइंट are called co-initial vectors. तो को-इनिशियल वेक्टर्स हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की। इसके बाद एक और रह गया है जीरो वेक्टर, और फिर लगभग हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात अलग से करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर, को मतलब एक ही, लाइन लीनियर मतलब लाइन, ठीक है। तो जो एक ही लाइन में वेक्टर्स होंगे उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जैसे देखिए एक वेक्टर है P, वो इधर को है, एक और वेक्टर है Q, वो भी इधर को है। तो ये क्या हुए, कोलिनियर वेक्टर्स। पर जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में इधर कोई हो, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए एक R वेक्टर है, वो भी तो इस लाइन में ही पड़ रहा है, भले से उसकी डायरेक्शन अपोजिट है पर आ तो इसी लाइन में रहा है। तो P Q R वेक्टर्स जो हो गए वो कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। लेकिन ऐसे भी आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर है S, इधर को जा रहा है, ये भले से इस लाइन में नहीं आ रहा लेकिन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये भी कोलिनियर में आ जाता है। क्योंकि इस वेक्टर को शिफ्ट करके अगर हम यहाँ पे रख के देखें, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी ये है, अब डायरेक्शन ये है तो इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि तब भी डायरेक्शन यही रहेगी। तो इस एस को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ जब हम इसको उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तब ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसकी डायरेक्शन। इसीलिए एस को उठा के यहाँ रखेंगे तब वो भी क्या हो जाएगा, इसी लाइन में आ जाएगा ना। तो इसलिए एस भी कोलिनियर वेक्टर्स में काउंट होगा। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, टू और मोर वेक्टर्स which are either parallel, या तो ये पैरेलल हो सकते हैं, और along the same line। तो या तो ये पैरेलल हो जाएंगे या फिर एक ही लाइन में ऐसे होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए अब बात करते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की। जैसे हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी, यूनिट वेक्टर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट यानी कि 1 हुआ करता था, तो इसका नाम ही जीरो वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। तो इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड 0 और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हो सकती है, पता नहीं है, अपने मन का मालिक है ये कि किधर को इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो इसके एग्जांपल्स क्या देखिए, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट of an object at rest। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, इसीलिए
वो जीरो वेक्टर कहा जाएगा। तो जीरो वेक्टर को ऐसे ओ सा बना के या जीरो से बना के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट which returns to its initial position। जहां से एक ऑब्जेक्ट चला वापस वहीं पे आ गया, यहां से एक ऑब्जेक्ट चला वापस फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। अगर स्टार्ट भी यहीं हो रहा है और खत्म भी यहीं पे हो जा रहा है, तो दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता कितना होगा? जीरो मैग्नीट्यूड वाला होगा। और है ये डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए उसकी डायरेक्शन भी होगी, पता नहीं क्या होगी, जो भी होगी वो पता ही नहीं है क्लियरली। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है, वो भी एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल हो जाता है। और अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर वो भी क्या है? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर है। तो ऐसे वेक्टर हम अपने जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उसमें यूज ही नहीं होता जीरो वेक्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में इतना ही। तो अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में।